नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अभी 26 जनवरी को ही यानी परसों मैंने अमित शाह की बात की थी, आज फिर करनी पड़ रही। अमित शाह काफ़ी दिनों बाद इतने फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, बल्कि कहें फुल फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। उन्होंने दो काम कर दिए, 26 जनवरी और 27 जनवरी, 2 दिनों में 2 बड़े काम कर दिए। पहला काम किया उन्होंने, सपा और आरएलडी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल का जो गठबंधन है उसमें दरार डाल दी, उसमें संदेह के बीज बो दिए। जाटों की सभा जो उन्होंने दिल्ली में भाजपा के सांसद प्रवेश वर्मा के घर पर लगभग 250 जाट नेताओं को बुलाया था। वो अलग अलग फील्ड से थे, अलग अलग स्तर के थे। उन सबसे समाज के लोगों से बातचीत की उन्होंने और कहा कि आपने हमेशा हमारा साथ दिया है। मेरी राष्ट्रीय राजनीति पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुई और आपने, जब भी मैं आपके पास गया, आपने समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि एक किस्सा सुनाया, एक सभा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उसमें उन्होंने कहा कि हमारा और जाटों का संबंध 650 साल पुराना है। तो बोले कि सभा खत्म हो गई तो बाकी लोग तो चले गए, 2 लोग रुक गए। उन्होंने कहा ये बताओ कि आपकी पार्टी 50 साल पुरानी, आप कह रहे हो 650 साल पुराना संबंध है। तो उन्होंने कहा भाई 650 साल से आप भी मुगलों से लड़ रहे हो और हम भी मुगलों से लड़ रहे हैं, तो इसलिए 650 साल पुराना संबंध हुआ कि नहीं? कि हमारा आपका नाता तो 650 साल पुराना है। तो पूरी सभा समाप्त होने के बाद 1-2 लोग रुक गए। उन्होंने बोले भैया 650 साल समझा दो, आपकी पार्टी ही 50 साल से बनी, कैसे 650 साल? आप भी मुगलों से लड़े, हम भी लड़ रहे हैं, तो ये हमारा नाता है। अब ये बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों के मर्म को छूने वाली है। गोकुल जाट की कुर्बानी, मुझे नहीं लगता कि आज की पीढ़ी के जाट युवा भी भूले होंगे। जब औरंगजेब ने गोकुल जाट को आगरा के चौराहे पर तलवारों से कटवा दिया था, उस समय खून का फव्वारा छूटा था, जिसके नाम पर उस चौराहे का नाम फव्वारा है आज भी। तो वो केवल वो नहीं याद दिला रहे थे अतीत कि कैसे जाटों ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और औरंगजेब को और मुग़ल शासन को ख़त्म करने में बहुत बड़ी भूमिका थी जाटों की, वो याद दिलाया। और इस बहाने से बिना कुछ कहे हुए 2013 के दंगे की भी याद दिला दी। तो ये जो जाट मुस्लिम फॉल्ट लाइन थी, ये जो दरार थी, वो उस घाव को उन्होंने थोड़ा सा कुरेद दिया। तो उनको ये याद दिलाया कि वो दिन याद कीजिए जब 2012 से 2017 के बीच में आपकी क्या स्थिति थी। क्या वही समय फिर चाहते हैं वापस आए? लेकिन जो दरार की बात कर रहा हूँ मैं, संदेह का बीज डालने की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा जाट नेताओं से कि जयंत को तो हम भी चाहते थे। जयंत चौधरी की बात कर रहे थे जो आरएलडी के अध्यक्ष हैं। कहा कि जयंत को तो हम भी चाहते थे, लेकिन वो गलत घर में चले गए। लेकिन कोई बात नहीं, चुनाव के बाद आ सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, मतदाताओं, नेताओं के मन में ये संदेह का बीज उन्होंने बो दिया कि जयंत चौधरी चुनाव के बाद पाला बदल सकते हैं, बीजेपी की ओर जा सकते हैं। अच्छा, ये बात मानने में जाटों को क्या, पूरे उत्तर प्रदेश में या देश में लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। जयंत चौधरी तो अभी जो है अध्यक्ष बने, उससे पहले उनके पिता थे जब तक जीवित थे। तो कितनी बार उन्होंने पार्टी बदली, कितनी बार पाला बदला, उसका कोई हिसाब नहीं है। कोई पार्टी बची नहीं जिसके साथ वो न गए हो। कांग्रेस, बीएसपी, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, सबके साथ जा चुके थे। तो ये कोई मानने को तैयार नहीं होगा कि जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी का साथ किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे। और जयंत चौधरी की राजनीति को भी आप समझिए कि वो खुद विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो अमित शाह ने एक बात और छेड़ दी। देखिए, जाट साइकोलॉजी को जो लोग समझते हैं, जाटों के मनोविज्ञान को जो समझते हैं, वो समझते हैं कि जाट अपने प्राइड के लिए बड़ा जो है लड़ने मरने को तैयार हो जाता है, उससे कोई समझौता नहीं करता है। तो अमित शाह ने दूसरा वार किया।
उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी अगर समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे तो उनको आज़म खां के अंडर में रहना होगा। आज़म खां तो आप जानते ही हैं, आज़म खां के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन विशेष संदर्भ है। जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात होती है तो आज़म खां का विशेष संदर्भ है, और वो है 2013 का दंगा। दंगाइयों को बचाने में और जाटों के खिलाफ, युवकों के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुकदमा दर्ज कराने में लगभग 11,000 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुए थे। उसके अलावा करीब 1,000 से ज़्यादा लोग जेल गए थे। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इन सब लोगों को जेल से निकाला गया, इन सब लोगों के खिलाफ मुकदमे वापस लिए गए। तो आज़म खां का नाम लेते ही मुजफ्फरनगर का दंगा याद आता है। स्मृति में उसके बाद आज़म खां नहीं है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो उसके बाद रामपुर की स्मृति में है, जिस तरह से उनका साम्राज्य ढहाया गया है। खुद जेल में अभी हैं, बेटा अभी जेल से बाहर निकला है, पत्नी भी जेल जा चुकी है, अब बाहर है ज़मानत पर। तो उन आज़म खां के अंडर में जयंत चौधरी को रहना पड़ेगा। अब ये बात किसी जाट को कैसे स्वीकार हो सकती है, किसी भी स्वाभिमानी जाट को कैसे स्वीकार हो सकती है? तो अमित शाह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन के रास्ते में कांटे बिछा दिए। अब इस पर चलना उनके लिए बड़ा कठिन होगा। इसलिए कह रहा हूँ कठिन होगा, सिर्फ इन 2-3 बयानों से नहीं, अभी आने वाले समय में और कुछ होगा। आज वो वृंदावन में थे, बांके बिहारी जी के दर्शन करने गए, पूजा पाठ किया। उसके बाद सभा में बोलते हुए उन्होंने कहा, अगर केंद्र में मोदी सरकार न होती तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर न बन रहा होता, काशी विश्वनाथ धाम न बना होता, विंध्यवासिनी कॉरिडोर न बन रहा होता। उन्होंने कहा ये सब मोदी और योगी के कारण संभव हो सका है। और जाटों से उन्होंने कहा कि आपके पास पहले भी आता रहा हूँ, आपकी जो भी समस्या हो आप सीधे मेरे पास आ सकते हैं, आपकी जो लंबित मांगे हैं उन पर विचार किया जाएगा, उनको हल करने की कोशिश की जाएगी। अमित शाह ने ये भी कहा वृंदावन में कि जब मुख्तार अंसारी और आज़म खां के खिलाफ कार्रवाई हुई तो अखिलेश यादव के पेट में बहुत दर्द हुआ। तो उन्होंने एक एक करके समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी की पहले सरकार जो 2012 से 17 में रही उसकी कमियों को गिनाया, याद दिलाया कि अगर समाजवादी पार्टी के बारे में वोट देने के बारे में सोच रहे हैं तो ये भी सोच लीजिए कि इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश में तो ये चला। उधर उत्तर प्रदेश में बिजनौर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिलेश यादव इतिहास हैं और इतिहास ही रहेंगे। लेकिन अमित शाह की जो है मार वो उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रही, उनकी मार जो है वो पंजाब तक पहुंची। अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर सिंह, काफ़ी समय से दोनों में बातचीत हो रही है, रणनीति पर विचार हो रहा है। आज जो कुछ पंजाब में हुआ वो कांग्रेस और ख़ास तौर से गांधी परिवार के लिए और चिंता की बात है। आज राहुल गांधी अमृतसर पहुंचे, कांग्रेस के जो 117 उम्मीदवार हैं उनको लेकर अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने गए, अरदास करने गए। इस कार्यक्रम का कांग्रेस के 5 लोकसभा सदस्यों ने बहिष्कार किया, बायकॉट किया। ये पहली बार हुआ है कि राहुल गांधी के किसी कार्यक्रम का इस तरह से बायकॉट हुआ। उसमें है मनीष तिवारी, रवनीत बिट्टू, जसबीर सिंह डिम्पा, परनीत कौर और मोहम्मद सादिक। परनीत कौर आपको याद दिला दें, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी हैं और पटियाला से लोकसभा सदस्य हैं। ये सब लोग कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी हैं और ये इन सब लोगों ने जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी की रणनीति जो है वो ज़मीन पर उतर रही है। आज इधर ये हुआ पंजाब में, कर्नाटक में उधर सुदूर दक्षिण में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सीएम इब्राहिम ने जो बात कही वो आने वाले दिनों में कांग्रेस के खिलाफ एक बड़े अभियान के रूप में इस्तेमाल होने वाली है। उन्होंने कहा कि वो वाड्रा कांग्रेस में नहीं रह सकते। उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ने की घोषणा की। पंजाब, उत्तराखंड में किशोर उपाध्याय जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं
वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। एक एक करके राज्यों में कांग्रेस का बिखराव और उससे ज़्यादा गांधी परिवार के प्रति अविश्वास ये लगातार दिखाई दे रहा है और आने वाले दिनों में ये बढ़ने वाला है। आप इन 5 राज्यों के चुनाव नतीजों का इंतज़ार कीजिए, उसके बाद देखिए कि क्या होता है। उत्तर प्रदेश में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू, वो कह रहे हैं कि आरपीएन सिंह मेरे बारे में अफवाह फैला रहे हैं कि मैं भाजपा में जा रहा हूँ। कांग्रेस की ये हालत है कि प्रदेश अध्यक्ष उसको सफाई देनी पड़ रही है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा रहा हूँ। तो आप चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे उत्तराखंड की बात करें, चाहे गोवा की बात करें, गोवा में 2017 में 18 विधायक जीते थे कांग्रेस पार्टी के। उसमें से सिर्फ एक प्रताप सिंह राणे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके अलावा कोई अब नहीं है साथ में। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। मणिपुर का आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा ही कि पूरा का पूरा लगभग विधायक दल ही जो है टीएमसी में चला गया। इसी तरह से दूसरे राज्यों में कांग्रेस छोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। गुलाम नबी आज़ाद को पद्म पुरस्कार मिलने पर कांग्रेस के अंदर झगड़ा बढ़ने लगा है। आनंद शर्मा और कपिल सिब्बल ने समर्थन किया, तारीफ की। कपिल सिब्बल ने कहा कि जिसका पूरा राष्ट्र सम्मान कर रहा है उसको कांग्रेस पार्टी में कोई नहीं पूछ रहा है। अब ये जो G23 है, आप देखिएगा कि इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद सुपर एक्टिव आपको नज़र आएगा, क्योंकि और लोग इसमें जुड़ने वाले हैं। गांधी परिवार की मुश्किल और ज़्यादा बढ़ने वाली है। जिस तरह की रणनीति पर बीजेपी चल रही है, जो स्ट्रेटजी बनाकर चल रही है, एक एक करके जो बीजेपी ने किया, देखिए मैसेजिंग के लिहाज से देखिए कौन आया, कितने वोट लाया, वो सब छोड़ दीजिए। राहुल गांधी 2004 से 2014 के बीच में राहुल गांधी की जो कोर टीम थी, जो उनके करीबी माने जाते थे, उनमें से एक एक करके बाहर निकल रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, अब आरपीएन सिंह, सचिन पायलट का एक पैर इधर है एक पैर उधर है। आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं है, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता कि नहीं आएंगे। उसके अलावा भी अलग अलग राज्यों में जो लोग राहुल गांधी के सबसे करीबी समझे जाते थे, दरअसल कांग्रेस छोड़ने में सबसे आगे वही लोग हैं। इससे बड़ा अविश्वास राहुल गांधी के खिलाफ, गांधी परिवार के खिलाफ क्या हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी पर कोई असर नहीं। वो आज पंजाब जाने वाले थे, अमृतसर जाने वाले थे, गए भी। उससे पहले उनको पता था कि शायद ये 5 सांसदों का विद्रोह होने वाला है, ये बाइकआउट होने वाला है। तो इसलिए उन्होंने पहले से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ट्विटर को चिट्ठी लिखी, कहा कि मेरे जो है वो फॉलोअर्स की संख्या जानबूझकर घटाई जा रही है। अब राहुल गांधी के फॉलोअर्स की संख्या घटाने में किसकी क्या रुचि हो सकती है। ट्विटर ने जो है इससे साफ इनकार कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से फिर कह रहा हूँ कि अमित शाह राजनीतिक रूप से सक्रिय हुए हैं, अभी उनका बहुत ज़्यादा समय जो है वो गृह मंत्रालय के कामकाज में जा रहा था, लेकिन इन 5 राज्यों के चुनाव के साथ ही उनकी राजनीतिक सक्रियता बढ़ी है। आने वाले दिनों में कांग्रेस की मुश्किल भी बढ़ने वाली। तो देखिए क्या होता है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।